हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आइए कुछ सवालों से शुरू करते हैं और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। यह चुनाव देश में होने वाले बाकी चुनाव से कैसे अलग है? इसके नियम कायदे भी अलग हैं। जनता इसमें सीधे तरीके से भागीदारी नहीं होती है। इसमें क्या कुछ नियम, कानून और कायदे हैं? भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन वोट कर सकता है? इस चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इस पद पर जो दावेदारी करते हैं वो बाद में बाहर कैसे हो जाते हैं? यह सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अपने आप में ही एक रोचक है। यह चुनाव बाकी चुनाव से बहुत हटके होता है। राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं, इंडिया के हेड होते हैं। पहला जो इलेक्शन हुआ था वह 1952 में हुआ था। हमारे संविधान में आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी योग्यता क्या होती है? तो आइए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने की काबिलियत होनी चाहिए। यूं कहे तो जो लोकसभा बनने की एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी होगी। आप किसी पद पर नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, कहीं से आपको सैलरी नहीं मिलता हो। राष्ट्रपति जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र क्यों देता है? क्योंकि जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको संभालने के लिए कौन आएगा? तो उसको संभालने के लिए प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति ही आते हैं। इसलिए त्यागपत्र जो होता है वह उपराष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अब जानते हैं री इलेक्शन के बारे में। री इलेक्शन में ना तो नंबर ऑफ टाइम्स की कोई लिमिटेशन होती है, ना ही एज की कोई लिमिट होती है। आइए जानते हैं, क्या राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो आइए जानते हैं। पहला तो जब तक आप राष्ट्रपति पद पर हैं आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह आपकी गरिमा नहीं है, यह आपके पद की गरिमा है, राष्ट्रपति पद की गरिमा है। दूसरा यह है कि जो आपने अपने पद पर रहते हुए एक्शन लिया है उसके लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई क्राइम कर दिए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके लिए भी संविधान में रूल बनाए गए हैं। अगर आप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई बड़ा क्राइम कर देते हैं और वह प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने क्राइम किया है, तो आपको संविधान में बने कानून के तहत उस पद से हटाया जाएगा। और जब आप उस पद से हट गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति रहे हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वह तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप उस पद पर बने हैं, सिर्फ तब तक ही। राष्ट्रपति को सिर्फ एक वजह से उसके पद से हटाया जा सकता है, वह है वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। ध्यान रहे, यह कहीं पे डिफाइन नहीं है। यह चीजें मेंशन तो हैं संविधान में, पर इसको डिफाइन नहीं किया गया कि इसके क्या क्या मायने हैं, और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं संविधान का उल्लंघन क्या होता है। संविधान का उल्लंघन से तात्पर्य यह है कि देश के राष्ट्रपति संविधान को सुरक्षित रखने और संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। इसलिए उनके द्वारा ऐसा किसी भी कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो संविधान में उल्लेखित प्रावधानों का हनन करे। क्या आप जानते हैं इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव के जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसका शेड्यूल होता है कि नॉमिनेशन कब से कब तक फाइल कर सकते हैं, कब इलेक्शन होगा, कब काउंटिंग होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें।
और यह सब काम कौन करता है? तो यह सब काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और इनको पावर कहाँ से मिलती है यह सब की? तो एक एक्ट बना हुआ है जो कि 1952 है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है। उसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 है, वह पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नॉमिनेशन के टाइम आपको 15,000 डिपॉजिट करना होता है। दूसरा, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। अब इनका मतलब जानते हैं कि 50 लोग होते कौन हैं। 50 लोग तो आपको समर्थन करने वाले चाहिए कि आप कैंडिडेट सही हैं, आप राष्ट्रपति पद के लायक हैं। आपके समर्थन में 50 लोग साइन करके दें, ये होते प्रपोजर्स। और बाकी के जो 50 हैं वह यह है कि जो पहले के 50 हैं वह सही हैं, इसलिए उनको सेकेंडरीज कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो 100 लोग हैं वह कौन हैं? क्या हमारे आपके पास हैं? क्या हम में से कोई एक है? क्या हम आप वोट डाल सकते हैं? तो नहीं, हम आप वोट नहीं डाल सकते हैं। यह सब लोग वह हैं जो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। क्या यह चुनाव डायरेक्ट होता है, आम जनता वोट डालती है? नहीं, यह चुनाव इनडायरेक्ट में होता है। एमपी और एमएलए वोट करते हैं। यह एमपी और एमएलए वाली प्रक्रिया क्या शुरू से है या कुछ टाइम पहले से? आइए जानते हैं। यह जो रूल है वह 1974 से एडॉप्टेड है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 एंड 1969 तक कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाता था। कोई भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर देता था, जिसका कोई मतलब नहीं होता था। उनका कुछ नुकसान नहीं होता था, लेकिन देश का समय बर्बाद होता था। उनके जीतने का कोई चांस भी नहीं होता था। तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट जीतने के लायक हों, जो सही में राष्ट्रपति पद के लायक हों, उन्हीं को आगे लाया जाए। इस बेसिस पर 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स का क्राइटेरिया रखा गया था। इसमें जो वोटिंग होती है इनडायरेक्ट होती है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं डालते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, जो स्टेट लेवल से चुन के गए हैं, वो लोग वोट करते हैं। क्या आप जानते हैं वोट कौन कौन डालता है? तो आइए, अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं, मतलब कि जो जनता द्वारा चुन के गए हैं, वह एमपी लोकसभा के, राज्यसभा के, और एमएलए जो होता है स्टेट के एमएलए, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वो वोट करते हैं। और साथ ही यूटीज के, जो कि 3 हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, इनके एमएलए भी यहाँ पर वोट डालते हैं। नॉमिनेटेड एमपीज यानी कि मनोनीत, इनको वोट डालने की परमिशन नहीं है, ये अलाउड नहीं होते हैं। यह कहाँ पर होते हैं? क्या लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं? ये 12 होते हैं और ये राज्यसभा में होते हैं। पर ध्यान रहे, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, यह उनको अलाउड नहीं है। चलिए अब वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, या उसके तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 शब्द हैं और ये 3 शब्द बहुत जरूरी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पहला तो है सीक्रेट बैलेट, दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आइए पहले समझते हैं सीक्रेट बैलेट क्या होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि आपका वोट सीक्रेट रहेगा हर तरीके से। ऐसा नहीं कि आप जिस भी पार्टी से हैं, आपका लीडर जिसे कहता है उसे वोट देने के लिए आप बाध्य हैं। नहीं, आपका मन है, आप जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं। अगर आप वोट डालते वक्त किसी को इशारे से भी बता देते हैं कि आपने जिसको कहा था मैंने वोट उसी को किया है, तो आपका वोट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यह एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की। यह इसलिए होता है क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है, आम जनता, उसी के बेस पर डिसाइड होता है एमएलए और एमपी के वोट। अब एक एमएलए के वोट को कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको जानते हैं। सबसे ऊपर हम उस स्टेट के पॉपुलेशन की संख्या रखेंगे और उसके बटे में टोटल नंबर ऑफ एमएलए रखेंगे और उस पूरे के बटे में 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से एक एमएलए के वोट की संख्या निकल आएगी। अलग अलग स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि यह सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पर। हर स्टेट की अपनी अलग जनसंख्या होती है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में एमएलए का वोट की संख्या सेम हो, क्योंकि जनसंख्या हर स्टेट की अलग अलग होती है और उसी पे ये चीज़ें बेस्ड हैं। जब एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता लग जाएगी तो उसको टोटल नंबर ऑफ एमएलए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से
हम सारे इलेक्टेड एमएलए को टोटल वोट पता कर लेंगे। ऐसे सारे स्टेट के इलेक्टेड एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल लेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से पूरे भारत के एमएलए के वोट निकल आएंगे। अब बात कर लेते हैं एमपी के वोट के बारे में। टोटल वोट ऑफ एमएलए बटे में टोटल नंबर ऑफ एमपी कर देंगे। इस तरीके से एमपी की वोट की वैल्यू पता लग जाएगी। अब बात आती है यह जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वह कब की ली जाएगी, क्योंकि जनसंख्या गणना हर 10 साल पे होता है, 1971 वाली या 2011 वाली। तो ये जो पॉपुलेशन ली जाएगी ये 1971 वाली ली जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एमएलए और एमपी हैं, क्योंकि यह डिपेंड करेगा वहाँ की पॉपुलेशन पे। तो सबसे ज़्यादा एमएलए हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। अब तीसरा जो हमारा आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो होता है प्रेफरेंस भरना होता है कि पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा। पहले नंबर पे किसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, अगर वह नहीं बना तो दूसरे नंबर पे आप किसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, और अगर वह भी नहीं बना तो आप तीसरे नंबर पे किसे राष्ट्रपति बनना देखना चाहते हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले नंबर वाले पर प्रेफरेंस को देखा जाता है कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसके पड़े हैं। टोटल वोट जो हमें माना है, अगर उसका 50% से ज्यादा हो गया तो उसे उसी समय विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देखा यह गया है कि कैंडिडेट ज्यादा होने के नाते किसी को अभी तक 50% से ऊपर वोट नहीं मिला तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, लेकिन उसमें जो तीसरे नंबर पर रखा गया होता है उसे हटा दिया जाता है और उनके बैलेट पेपर निकाल लिया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट नंबर पे उसने किसको रखा था, सेकंड नंबर पे किसको रखा था। तो फर्स्ट नंबर वाले को फर्स्ट नंबर पे रख दिया जाएगा, सेकंड नंबर वाले को सेकंड नंबर पे रख दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले का वोट कितना आया। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले का वोट 50% से ज्यादा है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर सेकंड प्रेफरेंस वाले का वोट 50% से ज्यादा है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था प्रेफरेंस से भरने का तरीका। अब बात कर लेते हैं क्या प्रेफरेंस भरना जरूरी है कि पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा और तीसरे नंबर पे कौन होगा। नहीं, यह जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी कैंडिडेट से मतलब नहीं है, बस जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है वही होना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप प्रेफरेंस भरने के लिए बाध्य नहीं हैं। अब आइए जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है। 60 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेना होता है, और जैसे ही हमारे पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा होता है तो नेक्स्ट डे हमारे पास नया राष्ट्रपति होना चाहिए, और इस प्रक्रिया को 60 दिन के अंदर पूरा कर लेना होता है। इलेक्शन कराने के दौरान एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो आइए जानते हैं वह रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा होता है और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा होता है। इसमें दोनों लोगों को मौका मिलता है, लेकिन रोटेशनल होता है। एक बार सेक्रेटरी जनरल लोकसभा तो एक बार सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को जिम्मेदारी मिलती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन की। सरल शब्दों में कहे तो नॉमिनेशन का मतलब होता है आप ऑफिशियली तरीके से कह रहे हैं कि कैंडिडेट मैं हूं। आप जानते हो कि आपको कितने नॉमिनेशन फाइल करने का मौका मिलता है, तो आपको 4 बार नॉमिनेशन फाइल करने का मौका मिलता है। ऐसा होता है कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें कुछ गलती हो गई तो वह रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको 4 बार मौका दिया जाता है। इसमें जो सिक्योरिटी मनी होती है वह आपको सिर्फ एक बार ही जमा करना होता है, जो कि 15,000 है। अब बात आती है कि हमें 4 बार मौका तो मिल गया नॉमिनेशन फाइल करने का, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट क्यों हुआ, हमने गलती कहाँ की है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। तो पहला तो है एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि एज 35 ईयर होनी चाहिए राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए, और आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया 36 एज। बाद में कहीं से पता लगा कि सही में 34 है, तो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। या किसी गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एज सही नहीं प्रूफ हो पाया, तो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आपको दूसरा चांस मिलेगा कि आप फिर से दूसरा नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा आपका तब रिजेक्ट हो सकता है जब नॉमिनेशन करते वक्त आपने 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स के सिग्नेचर करवाए थे कि वह आपके साथ है, लेकिन जब चेक हुआ तो वह उसमें से पता चला कि कुछ आपके साथ नहीं है। जब आपने सिग्नेचर करवाए थे तब तो वो आपके साथ थे, लेकिन अभी वह आपके साथ नहीं है। इस वजह से आपका
नॉमिनेशन फाइल रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का सपोर्ट बनाकर रखना ही पड़ेगा। अब आता है कि आपका सिग्नेचर गड़बड़ हो सकता है, या आपके 50 प्रपोजर्स या सेकेंडर्स का सिग्नेचर गड़बड़ हो सकता है, तो इस बेसिस पर भी आपका नॉमिनेशन फाइल रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। अब बात आती है कि आप दोबारा नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो क्या आपको खुद जाके नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, या आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स हैं, उनमें से कोई जाके नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें अवेलेबल है। चाहे तो आप सामने खुद जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कोई इलेक्शन कमीशन के सामने नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा जो समय निर्धारण किया गया है उसी समय अवधि के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इलेक्शन होता कहाँ पर है। तो जो आपके एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका तो पार्लियामेंट हाउस में होता है, और जो स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं उनका जो लेजिस्लेचर का सीक्रेट होता है वहाँ पे होता है। क्या आपको पता है कि बैलेट पेपर का कलर भी अलग होता है, एमपीज के लिए अलग होता है और एमएलए के लिए अलग होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एमपी के लिए कौन सा कलर होता है और एमएलए के लिए कौन सा कलर होता है। बहुत से लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, या उनको जानकारी नहीं होती कि एमपीज के बैलेट के कलर अलग होते हैं, एमएलए के बैलेट्स के कलर अलग होते हैं। जो एमपी के बैलेट का कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और जो एमएलए के बैलेट का कलर होता है वह पिंक कलर का होता है। आप जानते हैं बैलेट पेपर पे कितने कॉलम होते हैं या क्या क्या बना होता है? तो बैलेट पेपर पे 2 कॉलम होते हैं। एक तरफ नाम लिखने के लिए होता है, दूसरी तरफ प्रेफरेंस भरने के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार का फोटो नहीं होता है। अब बात करते हैं जो बैलेट पेपर होता है उस पर कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। एमपी के लिए अलग होती है, एमएलए के लिए अलग होती है, ये दोनों के लिए एक होती है। आइए जानते हैं। एमपी के बैलेट पेपर की लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश होती है। उसको 2 लैंग्वेज दी जाती है, एमपी को हिंदी और इंग्लिश, और जो एमएलए होते हैं उनको इंग्लिश तथा उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वह दी जाती है। अब आइए जानते हैं, क्या आप प्रॉक्सी से वोट कर सकते हैं? प्रॉक्सी से वोट करने का मतलब है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आप वोट डालने नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी को भेजकर अपना वोट डलवा सकते हैं। क्या ऐसा कोई नियम, क्या ऐसा कोई कानून है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको वोट डालने खुद जाना पड़ेगा, आप किसी और के थ्रू वोट नहीं डाल सकते। फिर एक सवाल उठता है कि इसमें नन ऑफ द एबव का कोई ऑप्शन है, कि मुझे इसमें से किसी को भी राष्ट्रपति पद पर नहीं देखना है? तो नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह ईवीएम मशीन में होता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई एमपी एमएलए अनपढ़ है, वह अपना फॉर्म भी नहीं फिल कर सकता, अपना प्रेफरेंस भी फिल नहीं कर सकता कि मैं पहले नंबर पे किसको रखूं, दूसरे नंबर पे किसको रखूं और तीसरे नंबर पे रखूं। वो चाहता है कि वह अपने किसी भी आदमी को भेज के फॉर्म फिल करा सके। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक सीक्रेट बैलेट है और सीक्रेट प्रक्रिया से चलती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको इसमें भी मौका देता है कि अगर आप अनपढ़ हैं या इस कंडीशन में हैं कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक ऑफिसर आपकी इस चीज में मदद करेगा, पर आपको अपने किसी भी आदमी से फॉर्म फिल कराने का परमिशन नहीं है। फिर बात करते हैं रिजल्ट आ जाने के बाद, अगर आपको लगता है रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो क्या आप चैलेंज कर सकते हैं इसके लिए, या चैलेंज नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है, आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं गड़बड़ी है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। कौन कौन वोट डाल सकता है, बैलेट पेपर किस कलर का होता है, कौन एमपी एमएलए वोट नहीं डाल सकते, कौन डाल सकते हैं, इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति को जेल भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, यह सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।